वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम स्वरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर स्वर या जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं, तो स्वर किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि क्लास में जो भी कुछ हुआ है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम कहें कि वर्णमाला वर्णमाला कहते किसे हैं, तो हमने कहा था कि जो भाषा होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। और जो ध्वनि हो कि ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो इसमें काफी कुछ चर्चाएं हो गई थी। आज हम स्वर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इन्हें हम स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं एक स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ये स्वतंत्र रूप क्या होता है? तो स्वतंत्र रूप का मतलब होता है बिना किसी की सहायता के। जैसे जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो बिना किसी की सहायता से या स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है, तो इन्हें हम स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। उन्हें स्वर कहा जाता है। अगर हिंदी में बात की जाए कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं। तो ये कौन कौन से स्वर हैं, तो देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। 11 मानी जाती है। तो ये कौन कौन से 11 स्वर हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हो गया जिसको हम छोटा आ कहते हैं, आ। छोटा आ के बाद में आपका बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ, आओ। तो ये आपके 11 स्वर हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो इस प्रकार से हिंदी में आपके 11 स्वर होते हैं। जो आपका अं और आह होता है, इसको अयोग वाह कहते हैं। मतलब किशोरीदास हमारे एक कवि हैं, एक पोएट हैं। तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने जो अंग और आह है, इसको ना तो स्वर कहा है और ना ही व्यंजन कहा है।
तो इस प्रकार से जो अंग और आह होता है ये आपका अयोग वह कहलाता है। तो इनको ना तो हम स्वर की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही इन्हें व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अयोग वह किन्हें कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो उसमें अगर आपको अंग मिल जाए या आह मिल जाए, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, तो अगर ये टर्म उसमें मिल जाते हैं ऑप्शन में, तो इन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि अयोगवाह अयोगवाह तो अयोगवाह अभी हमने आपको बताया, ये जो अंग होता है ये, और ये जिसको आप आह कहते हो ये, तो इन्हीं को कहा जाता है अयोगवाह। ये जो अंग होता है इसको आप कहते हो अनुस्वार, इसे कहा जाता है अनुस्वार। और ये जो आपका होता है इसको विसर्ग कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो आपका अंग है ये तो ये आपका अगर देखा जाए तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये आ प्लस ना से मिलकर बना हुआ है। ये आपका आ प्लस ना से मिलकर बना होता है। अच्छा, स्वर स्वर क्या होते हैं? तो स्वर अभी हमने बताया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। मतलब स्वर जो होता है वो किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है, वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। अच्छा, स्वर में भी कैटेगरी होती है, एक होता है हास्य स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। अगर हास्य स्वर है तो उसमें एक ही मात्रा होगी, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो ये जो आपके होते हैं रेड, ये जो आपके होते हैं इनको हम कहते हैं हास्य स्वर। वहीं पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अच्छा, दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं? तो दीर्घ स्वर इसलिए कहते हैं कि अगर हम बात करें बड़ा आ की, तो आप जानते हैं कि ये छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये दो हास्य स्वर से मिलकर बनता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? दीर्घ स्वर कह देते हैं। अगर हम बड़ी ई की बात करें तो ये छोटी ई प्लस छोटी ई, इनसे मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? बड़ी ई, दीर्घ स्वर ये भी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बड़ा ऊ की बात करें तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इससे मिलकर बना हुआ है। अच्छा, तो ये आपका क्या है? स्वर है। अच्छा, ये भी आपका स्वर है और ये भी आपका स्वर है। मतलब जब दो स्वर मिलते हैं, मतलब स्वर प्लस स्वर, तो जब दो स्वर मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है? दो स्वरों के मिलने से आपका स्वर ही बनता है। दो स्वरों के मिलने से आपका स्वर ही बनता है। लेकिन अगर एक आपका स्वर हो और दूसरा आपका व्यंजन हो, एक आपका स्वर हो और दूसरा आपका व्यंजन हो, तो क्या ये स्वर बनेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं, ये स्वर नहीं बनेगा, इसको हम स्वर नहीं कहेंगे। अगर एक आपका स्वर है और दूसरा व्यंजन है तो इसको हम स्वर नहीं कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखो, ये तो आपका स्वर है, जो छोटा आ है ये तो स्वर है, लेकिन ये जो ना होता है ये क्या होता है? ये व्यंजन होता है, ये आपका व्यंजन होता है। तो स्वर और व्यंजन जब मिलेंगे तो क्या आप इन्हें स्वर कहोगे? तो इन्हें स्वर नहीं कहेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका अंग है इसको स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है और ना ही इसको व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। इसी प्रकार से
ये जो आपका आह होता है ये इस प्रकार से, तो ये आपका बनता है छोटा आ और प्लस हा। तो यहाँ पर भी वही समस्या है, ये तो आपका क्या हो गया, स्वर हो गया, लेकिन ये आपका क्या हो गया, व्यंजन हो गया। और स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो स्वर कभी नहीं बनता, तो आपका स्वर नहीं बनता है। ठीक है, स्वर या तो वो एक मात्रा का है तो वो स्वतंत्र स्वर होगा या हार्श स्वर होगा, और अगर वो दीर्घ स्वर है तो वो किसी दूसरे स्वर के ही मिलने से बनेगा। मतलब जो स्वर होता है वो स्वर प्लस स्वर के मिलने से ही बनता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक स्वर आ रहा है और दूसरा व्यंजन आ रहा है, इसलिए ये स्वर नहीं होगा। तो इसीलिए अंग और आह इन दोनों को ही स्वर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में है वो 11 है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अंग और आह को क्या कहते हैं आप, तो इनको आप कहते हैं अयोग वाह कहते हैं। जो अंग होता है, ठीक है, जिसके ऊपर बिंदी होती है तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं, और जिसके पार्श्व में बिंदी होती है इसको हम, जो पार्श्व में बिंदी होती है इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो स्वर होते हैं ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के स्वरों के प्रकार, तो अलग अलग बुकों में इनका जो विभाजन है वो आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उससे जितने भी प्रकार के, चाहे जिस प्रकार का हिंदी का क्वेश्चन आ जाए या स्वर से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, वो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो आपके स्वरों के प्रकार हैं, तो यहाँ आप देखिए कि स्वरों को सबसे पहला, इसमें सबसे पहला देखते हैं कि मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो इसमें है इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं हार्श स्वर। हार्श स्वर, ठीक है, हार्श स्वर या इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर। तो ये हार्श स्वर या मूल स्वर, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपका एक तो आपका हो जाता है छोटा आ, ठीक है, छोटा आ प्लस छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। तो ये आपके 4 होते हैं। कौन कौन, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये जितने भी छोटे होते हैं या एक मात्रा वाले जो स्वर होते हैं इन्हें हम मूल स्वर या हास्य स्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी बच जाते हैं, कौन कौन से, तो उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो दूसरे आपके होते हैं दीर्घ स्वर। तो ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अतिरिक्त जो आपके बच गए, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए, आए, ओ, आओ।
इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हास्य स्वर, तो आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ये आपके होते हैं हास्य या मूल स्वर। इसके अतिरिक्त जो भी आपका है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, तो इनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक होता है प्लुत स्वर। तो देखते हैं ये प्लुत स्वर क्या होता है। ये जो आपके हास्य स्वर या मूल स्वर होते हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक मात्रा के द्वारा बोले जाते हैं। जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ये दो मात्राओं के द्वारा बोले जाते हैं। लेकिन जो आपका प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर, ये प्लुत स्वर क्या होता है? मतलब इनमें बहुत सारी मात्राओं के साथ ये बोले जाते हैं। जैसे अगर हम कहें राम, ठीक है, तो ये जो राम, तो इसमें बहुत सारी मात्राएं हैं, जो आ की बहुत सारी कई सारी मात्राएं आ जाती हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम, ठीक है, तो ये जो ओम कह रहे हैं, ओम है, इसको जो हम कह रहे हैं ओम, तो इसका जो उच्चारण है, ये कई सारी मात्राओं के साथ में होता है, तो इनको हम कहते हैं प्लुत स्वर। अच्छा, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसके लिए जरा देखते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे अगर आपको लिखना राम, तो आप ये लिखोगे रा, ठीक है, और ये इस तरीके से ये ऐसे इनको बना देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ऐसे आप लिखोगे माँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्लुत स्वर का रिप्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार से अगर आपको ओम लिखना है, तो यहाँ पर आप ये लिखोगे ओ, और ये इस तरीके से ये कई सारी मात्राएं लग जाएंगी, और फिर ये आपका माँ हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है, जिसमें कई सारी मात्राएं आ जाती हैं, इनको प्लुत स्वर कहते हैं। अच्छा, यहीं पर एक नोट करके आप लिख लो, संयुक्त स्वर। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ठीक है। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? देखो, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में थोड़ा सा अंतर है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं संयुक्त स्वर। दूसरी तरफ हम लिखते हैं संयुक्त स्वर। ये दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर जब एक ही प्रकार के दो स्वरों से मिलकर कोई स्वर बनता है, एक ही प्रकार के दो स्वरों से मिलकर कोई स्वर बनता है, तो उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ के मिलने से आपका क्या बन गया? बड़ा आ बन गया। तो ये आपका वास्तव में ये दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से अगर आपका छोटी ई प्लस छोटी ई, ये आपका है, और इससे आपका बन जाता है बड़ी ई, तो ये आपका दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके आपका क्या बना देता है? बड़ा ऊ बना देता है। तो ये आपके वास्तव में क्या है? दीर्घ स्वर है। ये आपके वास्तव में दीर्घ स्वर है। लेकिन अगर हम बात करें ए, आए, ओ और आओ, अगर हम इनकी बात करें, तो यहां पर देखो, ठीक है, ये ए कब बनेगा? ए कब बनेगा? तो ए आपका ए आपका कब बनता है? जब छोटा आ प्लस छोटी ई, जब छोटा आ प्लस छोटी ई आपस में मिलते हैं, तो इसके फलस्वरूप आपका ए बन जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्वर हैं, ये दोनों आपके डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट स्वरों के मिलने से, विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के स्वरों के मिलने से
जब कोई स्वर बनता है तो इसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो हमारा ए कैसा हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। आए कब बनेगा? तो जब हम छोटा आ और प्लस ए, ठीक है, छोटा आ प्लस ए को जब हम सम्मिलित करेंगे तो इनके मिलने से आपका आय बन जाता है। तो ये आपका संयुक्त स्वर है। इसी प्रकार से ओ कब बनेगा? तो जब आपका छोटा आ प्लस छोटा ऊ, छोटा आ प्लस छोटा ऊ, इनके मिलने से औ बनता है, ठीक है। और छोटा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस ओ, इनके मिलने से आपका आओ बन जाता है। इनके मिलने से आपका आओ बन जाता है। तो इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो इन्हें याद रखना, अगर पूछे आपसे संयुक्त स्वर क्या होते हैं तो ए आए ओ आओ, ए आए ओ आओ, ठीक है। ये चार आपके होते हैं संयुक्त स्वर। तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये आपके चार हो जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं, अब देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का उच्चारण। तो जीभ के जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का उच्चारण। कुछ स्वरों को जब हम बोलते हैं तो जीभ के अगले हिस्से से बोलते हैं, कुछ स्वरों को हम बोलते हैं तो जीभ के पिछले हिस्से से बोलते हैं, लेकिन कुछ स्वरों को जब हम बोलते हैं तो जीभ के मध्य भाग से बोलते हैं। तो इसके आधार पर भी स्वरों को तीन प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो इसको जरा देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा हो जाएगा जीभ के प्रयोग प्रयोग के आधार पर आधार पर आधार पर स्वरों के प्रकार प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार से। ये आप समझ लीजिए कि ये आपकी जीभ का स्ट्रक्चर हो गया। ये आप समझ लीजिए कि ये आपकी क्या हो गई? जीभ हो गई। ठीक? ये जो अगला हिस्सा इसका होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अग्रभाग। ये आपका हो गया अग्रभाग। अग्रभाग। और ये जो आपका है, ये जो पिछला हिस्सा है, ये इसको हम कहते हैं पश्च भाग। ये आपका हो जाता है पश्च भाग। और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं मध्य भाग। इसको हम कहते हैं मध्य भाग। तो ये आपकी जीभ हो गई। जीभ के तीन भाग बताए गए हैं। एक तो पश्च भाग जो सबसे पीछे होता है, कंठ के पास होता है, ठीक है। एक आपका हो गया बीच वाला, मिडिल वाला, जिसको हम मध्य भाग कहते हैं। और एक सबसे आगे होता है जिसको हम अग्रभाग कहते हैं। तो जो अग्रभाग से जो स्वर बोले जाते हैं, जो स्वर जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, इनको हम अग्रस्वर कहते हैं। इन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे आपका छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ई और आई। छोटी ई, बड़ी ई,
ए और आय, तो इनको हम कहते हैं अग्रस्वर। ये आपके अग्रस्वर कहे जाते हैं। जब आप छोटी ई कहेंगे, ई, तो अगले भाग से बोल रहे हैं, चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी ई, चाहे आप ई कहें या फिर ई कहें, ठीक है, तो दोनों ही आपके अग्रभाग से बोले जा रहे हैं। इसी प्रकार से ए आय, ये दोनों ही अग्रभाग से बोले जा रहे हैं, इसलिए इनको हम अग्रस्वर कहते हैं। जो आपका छोटा आ होता है, आ, ये जो छोटा आ होता है, इसको हम कहते हैं मध्य स्वर। ये हमारा हो जाता है मध्य स्वर, क्योंकि ये जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, तो इसको हम कहते हैं मध्य स्वर। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो आपका बड़ा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आओ, ये जो आपके होते हैं, इनको इनको पश्च स्वर कहा जाता है। ये आपके पश्च स्वर होते हैं, क्योंकि ये जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लेगा आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन आपके पश्च स्वर या अग्र स्वर से दे देगा, और एक उसमें रख देगा छोटा आ, और कह देगा निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है या जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। तो आपका जो छोटा आ है वो आपका मध्य स्वर है, ये आपका जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये तीसरा प्रकार है हमारा, मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कुछ स्वरों को जब हम बोलते हैं तो हमको जो मुंह होता है वो पूरा खोलना पड़ता है, लेकिन कुछ स्वरों को बोलने के लिए हम मुंह का कुछ हिस्सा ही खोलते हैं, पूर्ण रूप से नहीं खोलते हैं। तो इसके आधार पर भी स्वरों को 4 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। मुख्यतः 2 प्रकार से कैटेगराइज किया है, लेकिन उन्हीं के एक एक उपवर्ग भी बना दिया गया है। जैसे सबसे पहला इसमें देखते हैं हम, तो इसको हम कहते हैं विव्रत, विव्रत स्वर। तो ये विव्रत स्वर क्या होते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण के लिए हमको मुख पूर्ण रूप से खोलना पड़ता है, तो इनको हम विव्रत स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं विव्रत स्वर? तो इसमें आपका जो बड़ा आ है, बड़ा आ, ये इसमें आ जाता है। जो बड़ा आ है आपका, इसको विव्रत स्वर के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि अगर हमको आ कहना है तो हमको मुंह पूर्ण रूप से खोलना पड़ेगा। तो इसके आधार पर इसको विव्रत स्वर में रखा गया है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला हमारा है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, अर्धविव्रत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण के लिए
हमें मुख द्वार आधा खोलना पड़ता है, उनको हम अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। तो ये अर्धविव्रत स्वर कौन कौन से आपके होते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें आपका छोटा आ, छोटा आ, आए और औ ये आ जाते हैं, ये आते हैं। इसके साथ साथ एक और भी होता है ये, ठीक है। इसको भी हम, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज, है ना। तो कैसे लिखते हैं इसको, लिखते ऐसे हैं, लिखते ऐसे हैं, ऑरेंज, है ना। लेकिन जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो कुछ इस प्रकार से उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, ये आपका आगत व्यंजन है, ठीक है। ये अंग्रेजी वर्णमाला से ये लिया गया है, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे रख दिया गया है। इसको हम आगत व्यंजन, मतलब सॉरी, आगत स्वर कहते हैं। तो ये आपका आगत वर्ण होता है। तो ये जो आपका छोटा आ, आए और आओ, ये जो आपके होते हैं, ये मुख्य रूप से अर्धविव्रत स्वर में आते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए हमको मुख द्वार आधा खोलना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त आपका एक होता है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे भी वर्ण हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण के लिए, जिनके उच्चारण के लिए हमें मुख द्वार को आधा बंद रखना पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं अर्ध संवृत, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आपके स्वर आते हैं, तो इसमें आपका ए और ओ, ये दो स्वर इसमें आते हैं, ए और ओ, ए ओ, ए ओ। तो इनको बोलने के लिए हमको मुख द्वार आधा बंद रखना पड़ता है, तो इन्हें हम अर्ध संवृत कहते हैं। एक आपका ऐसा भी हो जाएगा जिनके उच्चारण के लिए मुख द्वार हमको लगभग बंद ही रखना पड़ता है, लगभग बंद ही रखना पड़ता है। बिल्कुल बंद रखेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, है ना। तो लगभग बंद रखना पड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से आपके हैं, इनको हम कहते हैं संवृत, इनको हम कहते हैं संवृत, संवृत स्वर, संवृत स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने के लिए हमको मुख द्वार लगभग बंद रखना पड़ता है, इनको हम कहते हैं संवृत स्वर। और ये कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये चार आपके होते हैं संवृत स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इनको हम संवृत कहते हैं, इनको हम संवृत स्वर कहते हैं। तो ये तो हो गया मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब एक और आपका है, जिसमें कि बताया जाता है कि कुछ स्वरों को बोलने के लिए ये जो ओंठ हैं, ये गोल हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं व्रतमुखी। और कुछ को बोलने के लिए ओंठ गोल नहीं होती हैं, इनको हम कहते हैं आवृतिमुखी। तो इसके आधार पर भी स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो चौथा प्रकार है, इसका जो चौथा वर्गीकरण का प्रकार है या आधार है, वो है ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों ओंठों की स्थिति, स्थिति के आधार पर
आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण।